हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम हमारे चैनल पर सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज मैं आप लोगों के साथ में एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। साइंस जो सब्जेक्ट है, कंटेंट वाला पोर्शन जो है पेपर 2 के लिए स्पेशली उसको स्टार्ट करने वाली हूँ। ये जो सारे के सारे जो क्लासेस होने वाली है वो पूरी की पूरी जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होने वाली है। ये वही नोट्स है जो मैंने मेरे एग्जाम के टाइम पे प्रिपेयर किए थे। मैं मेरे ही नोट्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने खुद ने 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ी थी और अपने खुद के नोट्स जो है वो प्रिपेयर किए थे। आज की जो क्लास है वो डे 1 होने वाली है और डे बाय डे हम लोग जो है वो रेगुलर ही सीटेट का कंप्लीट कोर्स जो है वो थोड़ा कुछ ही दिन में, जब तक एग्जाम होगा उससे पहले 2-3 दिन पहले तक कि हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है साइंस का, वो होने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है फूड, यानी कि भोजन से रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं, जैसे सोर्सेस ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ फूड, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सारी की सारी बातें जो है वो टू द पॉइंट होने वाली है। एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपके एग्जाम के लायक नहीं होगी। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड ऐसा होगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भोजन एक ऐसा अवयव है जिसे मानव या जंतु खाते हैं। हमको पता है कि भोजन एक ऐसा अवयव है जिसे हम खाते हैं। पौधे जो होते हैं वो अवशोषित करते हैं, जिसके कारण मानव, जंतु व पौधे जीवित रहते हैं। यानी हमारे जीवित रहने का मेन जो सोर्स है वो क्या होता है, तो वो भोजन होता है। उसके बाद में आता है सोर्सेस ऑफ फूड, यानी कि क्या किससे हम लोगों को खाना प्राप्त होता है। तो भोजन जो होता है वो जंतुओं से और भोजन हम लोगों को पौधों से प्राप्त होता है, ये हम लोगों को पता है। इसीलिए कुछ जो भोजन होता है उसको हम जंतु उत्पाद बोलते हैं और कुछ जो होते हैं उसको पादप उत्पाद बोला जाता है। जैसे कि धान और गेहूं जो होते हैं वो पौधों से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन्हें पादप उत्पाद कहते हैं। चीनी, गन्ना, ये सब पौधे से प्राप्त होते हैं, इसलिए पादप उत्पाद होते हैं। दूध जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए जंतु उत्पाद होते हैं। चावल, चावल के अलावा एनसीईआरटी बुक में आप लोगों को एक वर्ड देखने को मिलेगा, इडली, क्योंकि चावल से ही हम लोग क्या करते हैं, इडली बनाते हैं। और चावल हम लोगों को पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको भी पादप उत्पाद कहा जाता है। ये इटली वर्ड मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि आप लोगों को ये एनसीईआरटी की क्लास के 6, 7, 8 की क्लास में आप लोगों को ये वर्ड देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूध, दही, घी, पनीर, चीज सभी जंतु उत्पाद होते हैं। जंतु उत्पाद इसलिए है क्योंकि दूध जो होता है वो जंतुओं से प्राप्त होता है और दूध से ही दही बन रहा है, दही से ही घी, पनीर, चीज, ये सारी की सारी चीजें दूध पर बेस्ड है और दूध जंतु उत्पाद है, इसीलिए ये भी जंतु उत्पाद हो जाता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं तेल और बीज। सरसों के पौधों और पत्तियों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि तेल होता है, बीज होता है, वो सब पौधों से प्राप्त होने वाले हैं। जैसे कि सरसों के पौधे, सरसों का पत्तियों से, ये सारे के यानी कि जितने भी बीज और तेल उत्पाद होते हैं वो पादप उत्पाद होते हैं, जो पौधे के किसी न किसी भाग से हम लोगों को मिल जाते हैं। हम पौधे के अनेक भागों को खाते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। हमको ऐसा लगता है कि हम जो पादप होता है उसका केवल फल खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसके हम जड़ें भी खाते हैं, कुछ कुछ के तने भी खाते हैं, कुछ कुछ की पत्तियां भी खाते हैं, कुछ कुछ के फूल और फल वगैरह भी हम लोग जो होता है वो खाते हैं। उसके बाद में आता है विभिन्न पौधों के खाने योग्य भाग, यानी कि कौन कौन से पादप के कौन कौन से खाने योग्य भाग हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर हम चुकंदर, पालक व गाजर के पौधों के तना खाते हैं और पत्तियां दोनों खाते हैं, यानी कि चुकंदर, पादप, पालक और गाजर, ये पौधे ऐसे होते हैं जिसके तने भी खाए जा सकते हैं और पत्तियां दोनों खाई जा सकती है। सीताफल की फूलों की सब्जी भी बनाकर खाई जाती है। सीताफल के जो फूल होते हैं उसकी भी सब्जी बनाकर खाते हैं। सीताफल को खुद खुद को भी खाया जाता है। उसके अलावा सीताफल के जो फूल होते हैं इसके पकौड़े बनाकर बनाकर भी खाए जाते हैं। और ये सीताफल वाली बात जो है वो आप लोगों को एनसीईआरटी की 7th या 8th क्लास की बुक में स्पेशली देखने को मिलेगी। उसके बाद में आता है नोट। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, गोभी और ब्रोकली में फूल खाने लायक भाग होता है, यानी गोभी भी फूल गोभी होती है, ब्रोकली भी फूल जैसी ही होती है। तो ये जो दोनों भाग होते हैं वो पादप के फूल वाले भाग होते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं बैंगन व भिंडी की पत्तियां खाने योग्य नहीं रहती। बैंगन, पादप और भिंडी, इन दोनों की पत्तियां जो होती है उनको हम खा नहीं सकते हैं क्योंकि ये जहरीली होती है, जहर पैदा करती है। मूंग और चने के बीज को अंकुरित बीज के रूप में भी खाया जाता है। हमको पता है कि हम जो होता है वो अंकुरित करके खाते हैं मूंग, चना और ये सारी की सारी चीजें जो बहुत ज्यादा जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं पादप के कौन कौन से भाग जो होते हैं वो खाने लायक होते हैं, यानी पादप के कौन से पार्ट्स है जिसको हम खाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें रूट, तो देखिए गाजर है, मूली है, चुकंदर है, शकरकंद है, शलजम है, ये सारे के सारे ऐसे भाग होते हैं जो रूट होती है, यानी कि जड़ें होती है। यानी कि गाजर जो है वो पादप का जड़ वाला भाग है, मूली भी जड़ वाला भाग है। ये जो टॉपिक है ना, ये वाली सारी चीजें ये है ना आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगी और ये एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखी गई है 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। बस मैंने 6, 7, 8 की तीनों को ही कंबाइंड करके नोट्स बना लिए हैं, तो आप लोगों को अलग से बुक जो है वो देखने की जरूरत नहीं रहेगी।
प्याज जो होता है वो स्टेम होता है, आलू भी स्टेम होता है, अदरक, लहसुन, हल्दी, ये सारे के सारे पादप के स्टेम वाले पार्ट होते हैं। आप देखिएगा जब आप लोग प्रीवियस ईयर करेंगे तो आप लोगों को 100% इन 4 पॉइंट्स में से तो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद में सरसों, पालक, गोभी, इन सब की हम पत्तियाँ खाते हैं। फ्लावर में हम लोग कद्दू, सूरजमुखी, चमेली, केले का पौधा, इन सब के जो होते हैं वो फूल खाए, केले के पौधे का जो फूल होता है उसको भी खा सकते हैं, चमेली के फूल को खाया जा सकता है, सूरजमुखी के फूल को और कद्दू के फूल को। इन सब प्लांट्स के फूलों को हम खा सकते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं भोजन के जो मुख्य अवयव होते हैं यानी मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या-क्या होते हैं। तो देखिए हमको पता है कि हमारा जो भोजन होता है इसके अंदर 6 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल्स हो गया, जल हो गया और रफेज हो गया। ये सारे की सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन हम लोगों को इस तरीके से एग्ज़ाम्स में पूछा नहीं जाता है कि कौन-कौन से नाम होते हैं या कितने होते हैं, इसलिए मैंने उसको लिखना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें तो देखिए एग और जो मिल्क होता है उसके अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग होता है यानी हमारे शरीर वर्धक पार्ट जो होता है हमारे भोजन का। उसके बाद में फैट, फैट किस-किस से मिलता है तो देखिए बटर, घी, मिल्क, चीज़ ये सारे एनर्जी गिविंग होते हैं यानी हमारे शरीर को वसा या एनर्जी देने का काम करते हैं। उसके बाद में आता है कार्बोहाइड्रेट तो व्हीट से, राइस से, पोटैटो इन सब से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ये भी एनर्जी गिविंग फूड ही होता है। देखिए जो फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करें मिनरल्स की, तो देखिए मिनरल्स जो होते हैं जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम ये सारे के सारे हमारे भोजन के अंदर होते हैं, जो हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को, इन सबको मजबूत रखने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद में हम एक नोट देख रहे हैं, इस नोट को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। मोर एनर्जी गिविंग फूड यानी कि ज़्यादा जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है वो फैट होता है और लेस एनर्जी गिविंग फूड यानी जहाँ से हम लोगों को कम एनर्जी मिल रही है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन दोनों से ही हम लोगों को जो है वो फैट ही मिलता है, एनर्जी ही मिलती है। फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। ज़्यादा किस में मिलती है? फैट में, कम किस में मिलती है? कार्बोहाइड्रेट में। उसके अलावा अगर हम देखें हमारे भोजन में जल और रफेज यानी रुक्षांश जिसको हम बोलते हैं या आहारी ऋषि भी बोलते हैं, इनकी भी हमारे शरीर को ज़रूरत रहती है। रुक्षांश या फिर रवेश जो होता है वो हमारे शरीर में किसी भी तरीके का पोषण पदार्थ प्रदान नहीं करता है, लेकिन ये हमारे पाचन में और हमारे उत्सर्जन में सहायक होते हैं। यानी कि आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चंस कि ऐसा भोजन का ऐसा एक कंपोनेंट जो भोजन के पाचन में सहायक होता है वो साथ साथ उत्सर्जन में भी सहायक होता है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है? फिर आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें आप लोगों का एक ऑप्शन ये भी होगा जो आप लोगों को टिकअप करना है। उसके बाद में हम लोग देखें प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग तो क्वाशियोकोर और मैरिस्मस जो आप लोगों को प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग होते हैं, इसमें से भी आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखते हैं हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं मंड। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के अंदर होते हैं जो मंड और शर्करा के रूप में हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, यानी मंड और शर्करा के रूप में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। उसके बाद में हम लोग देखें, देखिए ये अभी जो मैं आप लोगों को चीज़ करवाने वाली हूँ, कुछ परीक्षण करवाने वाली हूँ, ये आप लोगों को ऑनलाइन पेपर में, ऑफलाइन पेपर में बार-बार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला आता है मंड जिसको हम लोग स्टार्च भी बोलते हैं, मंड का परीक्षण किस तरीके से होता है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रोटीन का परीक्षण किस तरीके से होता है। देखिए मंड का जो परीक्षण होता है, मंड में आयोडीन विलयन की यानी कि मंड के परीक्षण के लिए हम क्या करेंगे कि हमको पता चल जाए कि हमारे भोजन में मंड है या नहीं। तो मंड के अंदर हम आयोडीन विलेन की 2 से 3 बूंदें डालेंगे। अगर उस विलेन का रंग जिसके अंदर हम लोगों ने आयोडीन डाला है, अगर उसका रंग नीला या फिर काला हो जाता है तो मतलब मंड उपस्थित है। अगर उस विलेन का रंग नीला या काला नहीं होता है मतलब हमारे भोजन में मंड उपस्थित नहीं है। ये तो हो गया मंड का परीक्षण। अब आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे कि मंड के परीक्षण के लिए कौन से मिनरल का यूज किया जाता है। सबसे पहले तो आयोडीन, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि मंड के परीक्षण के लिए जो विलन होता है उसका रंग कैसा हो जाता है, तो नीला या फिर काला। तो इसी तरीके से प्रोटीन में देखने को मिलेंगे। तो प्रोटीन का परीक्षण कैसे होता है, पदार्थ सबसे पहले कोई भी पदार्थ लेंगे, भोज्य पदार्थ, उसका चूर्ण बना लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट की हम लोग डालेंगे। उसके बाद में 10 बूंद कास्टिक सोडा की, यानी सबसे पहले पदार्थ को चून लिया है, उसमें पानी डाला है, कॉपर सल्फेट डाला है, 10 बूंदे कास्टिक सोडा की डाली है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद में अगर भोजन का जो हम लोगों ने पदार्थ लिया है, अगर उसका रंग बैंगनी हो जाता है, बैंगनी होने पर प्रोटीन उपस्थित है, अगर बैंगनी नहीं होता है तो उस भोजन में प्रोटीन उपस्थित नहीं है।
उसके बाद में हम लोग देखते हैं विटामिन। देखिए, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, यानी कि हमारा जो शरीर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, तो विटामिन करता है। विटामिन हमारी आंखों को, हड्डियों को, दांत को, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। इसीलिए कहते हैं कि विटामिन डी जो होता है वो हम लोगों को विटामिन डी यानी कि सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए ताकि हमारी दांत और हड्डियां मजबूत हो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो नोट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये नोट ये है कि विटामिन डी हमारे शरीर में हार्मोन की तरह सीक्रेट होते हैं, यानी कई बार हम बोलते हैं कि हमें धूप में बैठना चाहिए, हमें उससे विटामिन डी मिलेगा। तो विटामिन डी हम लोगों को धूप से नहीं मिलता है। विटामिन डी तो हमारे शरीर में ऑलरेडी होता है, लेकिन जैसे ये एज अ हार्मोन हमारे शरीर में सीक्रेट होता है, लेकिन जैसे ही सूरज का प्रकाश हमारे इस हार्मोन को मिलता है तो ये एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होके हमारे शरीर को विटामिन डी उपलब्ध करवा लेता है। उसके बाद में देखें, विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और बाकी सारे के सारे जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी। उसके बाद में देखते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है या बैलेंस डाइट क्या होती है? देखिए, हमारे भोजन में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने आवश्यक है जिसके हमारे शरीर को जरूरत है। हाँ, होने जरूरी है। हमको पता है कि सारी की सारी चीजें, जो भी 6 कंपोनेंट्स हमारे भोजन के लिए होने चाहिए, वो सारे के सारे उपस्थित होने ज़रूरी है। आहार में रुक्षांश, जल भी आवश्यक है, रुक्षांश भी होना ज़रूरी है, जल भी है, टोटल मिला के 6 तत्व। अगर हमारे भोजन के अंदर ये सारे तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो उसको संतुलित भोजन कहते हैं। अगर ऐसे सारे के सारे तत्वों में से अगर एक भी तत्व की कमी हो जाए, तो वो आहार संतुलित आहार नहीं बोला जाता है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत सारे रोग हो सकते हैं। उनमें से रोग जो है कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे भोजन के अभाव होने की वजह से भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसा भोजन हम लोग ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे हम लोगों को विटामिन नहीं मिल रहा है, तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हमारे शरीर को हो सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को ऐसा भोजन करना चाहिए जो संतुलित हो, बैलेंस डाइट हो, हर तरीके के पोषक तत्वों की प्राप्ति हम लोगों को उस भोजन से हो सके। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट नोट जो आप लोगों को देखने को मिलेगा है, फलों और सब्जियों को कभी भी छिलके उतार कर धोना नहीं चाहिए। फल और सब्जियां जिसको हमें पता है कि हमें धोकर खाना चाहिए या धोकर ही हमें उसकी सब्जी बनानी चाहिए, लेकिन हम लोगों को उसको काटने के बाद में जो है वो, या छिलके उतारने के बाद में उनको धोना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके जो छिलके होते हैं उनके ऊपर भी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अगर हम छिलके उतारने के बाद में अगर उनको धोएंगे तो वो सारे के सारे विटामिन जो है वो नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए छिलके उतारने से पहले हमें सारे के सारे जो होते हैं इनको, जो भी फल और सब्जियाँ जो होती है उनको छिलके उतारने से पहले ही धोने चाहिए, ताकि हमारे भोजन के जो विटामिन्स और जो भी मिनरल्स होते हैं वो नष्ट ना हो। उसके बाद में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारणी जो आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिलेगी। देखिए, ये जो सारणी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने उसी, आपका जो किताब होती है 7th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उसी में से मैंने फोटो क्लिक करके और आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखें, देखिए इस सारणी में से ये छोटी-सी सारणी है, लेकिन इसमें से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। सबसे पहला आता है विटामिन या खनिज, यानी कौन-कौन से विटामिन की बात हो रही है। उसके बाद में आता है उस विटामिन की वजह से कौन-सा रोग हो जाता है, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आप लोगों को उसके लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है उसे क्षीणता, दृष्टिहीनता, यानी कि दृष्टिहीन, दृष्टि का मतलब होता है आंखें, हीनता का मतलब होता है कमी, यानी आंखों की किसी चीज में कमी, यानी रतौंधी बोला जाता है जिसको, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अब इसके लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे या रात में नहीं दिखाई देता है या कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये रतौंधी के लक्षण है। आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ऐसा रोग जिसमें व्यक्ति को रात में नहीं दिखाई देता है किस विटामिन की कमी से होता है। फिर ऑप्शन आ जाएगा ए, बी, सी, डी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रात में आँखों में अगर तकलीफ है, तो मतलब उसको विटामिन ए की कमी है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं विटामिन बी वन की वजह से बेरी बेरी रोग हो जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बी से बेरी बेरी और बी से बी वन, इसमें क्या होता है, पेशियां जो होती है दुर्बल हो जाती है और काम करने की एनर्जी में कमी हो जाती है, यानी इंसान को बहुत ज़्यादा थकावट होती है, वीकनेस आ जाती है, हमारी जो पेशियां होती है वो सब कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद में आता है विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है, जिसके कारण मसूड़ों में खून निकलना, घाव बढ़ने में ज़्यादा समय लगना, ये सारे लक्षण विटामिन सी की कमी से होते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स रोग हो सकता है, जिसके कारण हमारी अस्थियां मुलायम हो जाती हैं और कई बार मुड़ भी जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि धूप में हमेशा जो है वो आधे से 1 घंटा हम लोगों को धूप लेनी चाहिए, ताकि हम लोगों को विटामिन मिलता रहे और हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत हो। उसके बाद में आता है कैल्शियम। कैल्शियम जो होती है वो भी हड्डियां और दंतशय, हड्डियों के साथ साथ या अस्थियों के साथ साथ हमारे दंतशय भी करती है, यानी दांतों को भी खराब करती है। यानी कि इसके कारण क्या हो जाती है,
एक तो अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती है, साथ-साथ में हम लोगों को दंतशय यानी दाँतों से रिगार्डिंग जो रोग होते हैं वो होने लगते हैं। दाँत कमज़ोर हो जाते हैं, भुरने लगते हैं, दाँतों का शेप बिगड़ने लगता है। ये सारे रोग जो होते हैं वो कैल्शियम की कमी से होते हैं। उसके बाद में आता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा या फिर गॉइटर रोग होता है। इसके कारण गला जो होता है उसकी ग्रंथि फूल जाती है, जिसके कारण जो है वो फूली हुई ग्रंथि हम लोगों को नज़र आती है, जिसके कारण बालक बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों में मानसिक विकलांगता भी देखने को मिलती है। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा शुद्ध और आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए ताकि हम लोगों के शरीर में आयोडीन की पूर्ति हो सके। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति नहीं हुई तो हमारे शरीर में जो है वो घेंगा रोग होने की चांस हो सकते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं लौह तत्व। लौह तत्व जो होता है वो हमारे शरीर में अरक्तता को बढ़ाता है। एनीमिया जैसे रोग और वीकनेस जैसे रोग जो होते हैं वो हम लोगों को अरक्तता की वजह से देखने को मिलेंगे, जिसके कारण हमारे शरीर में लोहे की कमी होगी तो अरक्तता या फिर एनीमिया इस तरीके के रोग आप लोगों को देखने को मिलेगी। साथ-साथ में हमें कमज़ोरी और वीकनेस भी आने लगती है। तो सीटेट में फूड से रिगार्डिंग जितने भी चीज़ें थी 6, 7 और 8th की एनसीईआरटी बुक में से, देखिए ये जो मैं बार-बार फ़ोकस कर रही हूँ ना एनसीईआरटी बुक में से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सिर्फ़ इतना पढ़ते हैं फूड के रिगार्डिंग तो आप लोग जो है वो फूड के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं कर पाएँगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।